हेलो दोस्तों, मैं श्रद्धा उपाध्याय। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट सेशन करेंगे और इसमें जो भी क्वेश्चन बचे रह गए हैं आपके, हम आज वो कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम इसको वाइंड अप करेंगे सेल बायोलॉजी वाले क्वेश्चन को। आपका इसमें अब जो भी ऑथर ने क्या क्या या फिर ऑथर ने क्या क्या बोला है या फिर जो आविष्कार हुए हैं आपके, वो किस किस साइंटिस्ट ने किया है, वो जो क्वेश्चन बचे रह जाएंगे, जो जनरल क्वेश्चन पूछते हैं सारे एग्जाम्स में, वो हम लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, वो हम लास्ट टाइम में जो है लास्ट एक सेशन जाएगा उसमें हम उसको कर लेंगे। देन हम नेक्स्ट सिलेबस पे आपके आ जाएंगे। अगला टॉपिक हम देखेंगे क्या किस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी है। तो बाकी आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और प्रैक्टिस करिए। बाकी मैंने कल के वीडियो में टेलीग्राम अपना ग्रुप डाला था, उसको आप ज्वाइन करिए और उसमें जैसे जैसे आपका बढ़ेगा उसमें रिस्पांस, मैं आपको उसमें क्वेश्चन देती जाऊंगी, तो उससे भी आपका प्रैक्टिस होता जाएगा। ठीक है, तो आई होप सब आप सभी अच्छे होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि वन फाइब्रिल ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। कोशिका भित्ति का एक तंतु निर्मित होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति होती है, इसका एक तंतु जो है निर्मित होता है। चारों ऑप्शन हम देखेंगे इसमें। पहला है इसमें 20 माइक्रोफाइब्रिल्स, 20 सूक्ष्म तंतुओं से, 100 माइक्रोफाइब्रिल्स, 100 सूक्ष्म तंतुओं से, 250 माइक्रोफाइब्रिल्स, 250 सूक्ष्म तंतुओं से, 50 माइक्रोफाइब्रिल्स, 50 सूक्ष्म तंतुओं से। तो ये आपका निर्मित होता है 250 माइक्रोफाइब्रिल से। ठीक है, ये है 250 माइक्रोफाइब्रिल से बना होता है एक सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल का जो 1 फाइब्रिल होता है वो 250 माइक्रोफाइब्रिल से मिलकर बना होता है। जो कोशिका जो माइक्रोफाइब्रिल होती है, जिसमें एक सिंगल माइक्रोफाइब्रिल जो होती है वो 20 प्राइमरी तंतु, प्राथमिक तंतु से मिलकर बना होता है। 20 प्राथमिक तंतुओं से मिलकर बना होता है। जो प्रत्येक सूक्ष्म तंतु जो होती है वो 20 माइक्रोफाइब्रिल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और जो प्राइमरी होती है इसमें, और जो प्रत्येक प्राथमिक तंतु होती है वो 100 सेलुलोज अणु होते हैं उसमें। ठीक है, उसमें 100 सेलुलोज के अणु होते हैं। जो एक आपका प्रत्येक प्राथमिक जो तंतु होता है उसमें 100 होते हैं। और आपका प्रत्येक सूक्ष्म तंतु जो होता है, सिंगल माइक्रोफाइब्रिल जो होता है, वो आपका 20 प्राइमरी तंतु से मिलकर बना होता है, 20 प्राइमरी फाइब्रिल से मिलकर बना होता है। ठीक है, 20 माइक्रोफाइब्रिल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा इसमें कि 250 250 माइक्रोफाइब्रिल से मिलकर बना होता है 1 फाइब्रिल का सेल वॉल जो होता है। ठीक है, और प्रत्येक इसमें सूक्ष्म तंतुओं में 100 सेलुलोज की जो है अणु होते हैं, 100 सेलुलोज के अणु होते हैं इसमें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। निम्न में से कौन सा कोशिका झिल्ली का घटक है। तो देखिए कौन कौन सा कोशिका झिल्ली का घटक है। तो इसमें चारों ऑप्शन हम देखेंगे, 5 ऑप्शन है इसमें आपका। कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिसिस, फॉस्फोलिपिड, मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसका सही उत्तर ये होगा मोर देन वन ऑफ द एबव। क्योंकि जो कोशिका भित्ति होती है आपकी, वो जो सेल मेम्ब्रेन होती है मुख्य रूप से प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन प्लस लिपिड से मिलकर बनी होती है। ये आप सभी को पता है, जब हमने सेल पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था, सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें।
इलेबोरेट किया हुआ है कि जो सेल वॉल होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो मुख्य रूप से प्रोटीन और लिपिड की मिलकर बनी होती है और इसमें पाए जाने वाले जो प्रमुख वसा में फॉस्फोलिपिड अर्थात फॉस्फोरस युक्त वसाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जो इसमें फैट होता है, इसमें जो वसा होती है सेल मेम्ब्रेन में, वो मुख्य रूप से फॉस्फोलिपिड उसमें पाया जाता है। ठीक है, फॉस्फोरस की उसमें पाया जाता है। ठीक है, जो इसमें फैट होता है। ओके, सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड, फैट फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि which of the following requires carrier molecules during transport through plasma membrane? प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से परिवहन के दौरान निम्नलिखित में से किसको वाहक अणुओं की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो हम इसमें चारों ऑप्शन देखेंगे कि फैसिलिटेट डिफ्यूजन, सुविधा विसरण, Na+, K+, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सोडियम पोटेशियम परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड, शर्करा और अमीनो एसिड का सक्रिय परिवहन, मोर देन वन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से एक से अधिक, या नन ऑफ द दीज, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक ट्रेंडी क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल कि 5 ऑप्शन दे रहा है, उसमें से ये वाला ऑप्शन ज्यादा ट्रेंडी चल रहा है आजकल कि उपयुक्त में से एक से अधिक। वो आपको पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे, आप जब पढ़े रहेंगे क्या क्या इसमें पाया जाता है तभी आप इसको आंसर कर पाएंगे, इसीलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज किया जाता है इसमें। तो आप इसमें देखेंगे कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो आपका प्लाज्मा झिल्ली जो रिक्वायर्स मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा कि मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड, ठीक है, शर्करा और अमीनो एसिड का सक्रिय परिवहन होता है इसमें। ठीक है, इसमें जो दिया गया है उत्तर में, तो प्लाज्मा झिल्ली चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है। आपको सभी को पता है जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये परमिएबल होती है। ठीक है, ये आपको पता होगा कि ये परमिएबल, हम पढ़ते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली वो ऑस्मोसिस की क्रिया उसमें हम पढ़ते हैं, हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है 12th में, अपने ग्रेजुएशन में भी हमने ये वो किशमिश रख देते हैं, पानी में किशमिश रख देते हैं तो ऑस्मोसिस की क्रिया हो जाती है, किशमिश फूल जाती है, क्योंकि पानी अंदर का जो लिक्विड होता है, बाहर का लिक्विड, उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आ जाते हैं तब तक वो ऑस्मोसिस की क्रिया होती रहती है। ठीक है, तो परमिएबल होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो झिल्ली होती है वो परमिएबल होती है। ठीक है, तो इसका तात्पर्य ये है कि ये कुछ आयनों को ही ये अनुमति देता है, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें से जो सक्रिय मूवमेंट होता है लिक्विड का, उसमें वो कुछ चयनित जो जरूरी होता है उसी को वो एंट्री देता है। जैसे हम फिल्टर लगा के रखते हैं कि आप जैसे हम देखते हैं गेट पे जो सिक्योरिटी वो होती है कि वो फिल्टर होके जाता है ना, कि जिसके पास जो क्लीन है, जिसके पास कुछ नहीं वेपन्स होंगे, चाहे ऐसे कुछ नहीं एपरेटस होगा वो अंदर जाएगा, जिसके पास होगा वो बाहर छट जाएगा। तो वही सिलेक्टेड लोग जाते हैं, तो वही सिलेक्टेड जो है मॉलिक्यूल्स, सिलेक्टेड आयन जो है एंट्री करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से। ठीक है, तो ये बताया गया है इसमें। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है शुगर और अमीनो एसिड का होता है, इसलिए आपका ये उत्तर सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, द साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज फॉर्म्ड बाय सुकेंद्रकीय कोशिकाओं का कोशिका पंजर मतलब साइटोस्केलेटन निर्मित होता है। ठीक है, किससे बना होता है? तो हम चारों ऑप्शन देखेंगे इसमें कि प्रोटीन फिलामेंट से, प्रोटीन सूत्रों द्वारा, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से, कार्बोहाइड्रेट अणुओं द्वारा, लॉन्ग चेन फैटी एसिड लंबी श्रृंखला वाले वसा द्वारा, ठीक है, CaCO3 मॉलिक्यूल, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की अणुओं के द्वारा। तो किससे बना होता है बताइए? ये बना होता है आपका प्रोटीन फिलामेंट से। ठीक है, जो साइटोस्केलेटन होता है ये प्रोटीन के फिलामेंट से बना होता है, और प्रोटीन के फिलामेंट एक दूसरे से परस्पर मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो प्रोटीन फिलामेंट होता है, ठीक है, जो प्रोटीन फिलामेंट होता है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है।
कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि आपका मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियस तक का वो स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स जटिल संरचना बनाती है प्रोटीन फिलामेंट से, उसी को बोलते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन कोशिका पंजर को बोलते हैं। जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटन होती है, सही साइटोस्केलेटन जिसकी संरचना जो है वो आपका मेम्ब्रेन से लेकर के और न्यूक्लियस तक होती है। ठीक है, तो ये आपका प्रोटीन फिलामेंट से बना होता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन इसमें, द सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर मूव्ड बाय, यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका अंग गतिमान किए जाते हैं। द सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर मूव्ड बाय, ठीक है, तो चारों हम ऑप्शन देखेंगे इसमें, एक्टिन फिलामेंट ओनली, ठीक है, केवल एक्टिन तंतुओं द्वारा, माइक्रोट्यूब्यूल ओनली, केवल सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा, बोथ एक्टिन फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल द्वारा, और बोथ सिलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ एक्टिन फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा। ठीक है, बोथ एक्टिन फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा जो है इसका सेल ऑर्गेनेल्स की यूकैरियोटिक सेल मूव करती हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, सॉरी मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया है तो आपको शायद वॉइस में इंटरवेंशन देखने को मिल रहा होगा, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा एडजस्ट करिए आप लोग। तो बोथ एक्टिन फिलामेंट और माइक्रो ट्यूब्यूल से ये जो होता है वो मूव करता है। तो इसमें अधिकांश जो होता है यूकैरियोटिक सेल प्रोटीन तंतु की जटिल, जो मैंने आपको बताया कि प्रोटीन की जो कॉम्प्लेक्स संरचना होती है उसमें जटिल संरचना होती है, उससे आपका साइटोस्केलेटन बना होता है, बेसिकली साइटोस्केलेटन होता है। और अधिकांश कोशिका इस जटिल जो है संरचना में आपका संजाल में संबंध रहते हैं। कोशिका द्रव्य के चारों ओर कोशिकाएं गति के लिए एक रूपरेखा बनाता है। प्रोटीन संजाल में प्रोटीन फिलामेंट, एक्टिन तंतु, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि इसमें एक्टिन फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि मूव यूकैरियोटिक सेल्स को मूव करने का मतलब मूव इसी से करता है, एक्टिन फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स के उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि इन यूकैरियोटिक सेल द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल इन डैश 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 इज रिफर्ड टू एज द 9+2 अरे। हिंदी देखेंगे इसका कि सुकेंद्र की कोशिका में के अक्ष सूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था को 9+2 9+2 प्रणाली कहते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? चारों हम ऑप्शन देखेंगे इसमें, सीलिया पच्छाभिका जिसको बोलते हैं हिंदी में, फ्लैजिला कच्छाभिका जिसको बोलते हैं, दोनों किसी में नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, सीलिया और फ्लैजिला दोनों में 9+2 का अरेंजमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि 9 का जो है 2 वलिकाएं ऐसे ऊपर ऊपर संरचना होता है, 9 की 2 वलिकाएं होती हैं। इसका संरचना जब हम पढ़ेंगे सीलिया फ्लैजिला में तो हमें देखने को मिलेगा कि 9 की 2 वलिकाएं होती हैं और 2 की 1। ठीक है, तो 9 10 11, तो ये टोटल 11 होता है। ठीक है, टोटल 11 होता है यहाँ पे सिलिया फ्लैजिला। ये दो टोटल जो है सिलिया फ्लैजिला जो होता है 11 इसमें पाए जाते हैं आपके, मुख्य रूप से जो है 11 पच्छाभिका और कच्छाभिका ये इसमें पाए जाते हैं। 9 का ऊपर डबल लेयरिंग होती है और 2 का सिंगल, नीचे 1 होता है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम, द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज, जो रिक्तिका को ढकने वाली झिल्ली कहलाती है। जो हम वैक्यूल्स पढ़ते हैं प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल्स आपने ऐसे देखा होगा बीच में, एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स आपके होते हैं, पूरे सेल में स्प्रेड होते हैं। ठीक है, तो वो किससे बनी होती है? ठीक है, वो उसकी कवरिंग जो है ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है, क्या बोलते हैं उसको? तो आंसर इसका ऑप्शन देखेंगे हम, टोनोप्लास्ट, सेल वॉल, प्लाज्मा लेयर, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोनोप्लास्ट। हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, जो ये कवरिंग इसकी होती है उसको हम बोलते हैं
टोनोप्लास्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। जो वैक्यूल की कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट क्योंकि इसमें टोनोप्लास्ट झिल्ली होती है और रिक्तिका के वैक्यूल को मतलब ढकने के लिए बनाई गई होती है, जो ढकी जाती है टोनोप्लास्ट। बार बार क्वेश्चन पूछ देता है आपके एग्जाम में, टोनोप्लास्ट क्या है, टोनोप्लास्ट क्या है। तो चूंकि ये थोड़ा कम देखने को मिलता है, कम हम फ्रिक्वेंटली नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम इसको याद रखेंगे कि टोनोप्लास्ट जो वैक्यूल के ऊपर जो झिल्ली होती है, ढकने के लिए झिल्ली बनाई जाती है, उसी को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सीन ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। निम्नलिखित में से किसे केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत देखा जा सकता है। आंसर देख, इसमें चारों ऑप्शन को हम देखेंगे कि राइबोसोम, क्रोमोसोम, क्लोरोप्लास्ट, नन ऑफ दिस। तो इसमें हम केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो है राइबोसोम को देखते हैं। राइबोसोम सबसे स्मॉल ऑर्गेनेल होता है जो कि जिस पर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। राइबोसोम पर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म होता है और इस पर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर। Which of the following is not correctly match? कौन सा इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और रिस्पिरेशन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन, तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है, बिल्कुल सही है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए ही होता है, ये हम सबने पढ़ा है, ठीक है, तो ये भी सही हो गया आपका। राइबोसोम ट्रांसपिरेशन, राइबोसोम में ट्रांसपिरेशन होता है नहीं, राइबोसोम में ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, ठीक है। राइबोसोम में जो है वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, राइबोसोम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये क्वेश्चन आपका, ये जो है ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। और सेल वॉल ऑस्मोसिस, बिल्कुल सही। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर यही होगा, राइबोसोम ट्रांसपिरेशन, ठीक है, क्योंकि गलत पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तीनों सुमेलित है, यही बस सुमेलित नहीं है, तो इसका यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। हम नेक्स्ट देखेंगे। द फंक्शन ऑफ एमाइलोप्लास्ट इज टू, एमाइलोप्लास्ट का कार्य है, फंक्शन, इसका कार्य क्या है एमाइलोप्लास्ट का। ऑप्शन हम देखेंगे, एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्ब लाइट, स्टोर फैट, स्टोर स्टार्च। तो एमाइलोप्लास्ट का क्या कार्य है बताइए, एमाइलोप्लास्ट का क्या कार्य है आपका, एमाइलोप्लास्ट का कार्य क्या है। एमाइलोप्लास्ट का कार्य जो है इस स्टार्च स्टोर करने के लिए बना होता है, ठीक है, मंड संग्रह के लिए, मंड, स्टार्च को बोलते हैं हम मंड, ठीक है। तो एमाइलोप्लास्ट जो है वो ल्यूकोप्लास्ट का एक रूप है जो स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट को संचित करता है, ठीक है, स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट को संचित करता है ये एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। और इसी प्रकार के एमाइलोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, इसी प्रकार इलायोप्लास्ट और तथा ल्यूरोप्लास्ट होते हैं जो क्रमशः तेल एवं प्रोटीन का भंडारण करते हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट सामान्यतः अहरित पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं क्योंकि इसमें वर्णक अनुपस्थित होता है, ठीक है। जो ल्यूकोप्लास्ट है वो हरित कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें वर्णक अनुपस्थित होता है। तो ये स्टार्च के लिए स्टार्च को स्टोर करने के लिए ये होता है एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम। सब यूनिट ऑफ राइबोसोम कनेक्ट विथ mRNA, राइबोसोम की उप इकाइयों में से mRNA जुड़ते हैं। तो हम इसमें देखेंगे ऑप्शन क्या क्या है। इन प्रेजेंस ऑफ F1 की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ F2 की उपस्थिति में,
इन प्रेजेंस ऑफ F3 की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ F4 की उपस्थिति में। तो इसका सही आंसर बताइए आप क्या होगा? इन प्रेजेंस ऑफ F3, इन प्रेजेंस ऑफ F3 इसमें राइबोसोम कनेक्ट होता है mRNA से। तो इसमें हम आपको इस इलेबोरेट करते हैं कि जब ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन का मतलब होता है जब प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है जब, तो इसमें F1, F2, F3 ये 3 होता है। तो जो F3 होता है आपका, F1, F2, F3 तीनों होते हैं। जो F3 राइबोसोम होता है वो दोनों इकाइयों को अलग अलग करने का काम करता है, ठीक है। वो क्या करता है कि प्रोटीन की जो, ये प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है और प्रोटीन ये दोनों उप इकाइयों को अलग करता है, जिसके पश्चात F3 जो होता है वो सबसे छोटी इकाई, जैसे 70S राइबोसोम होता है, ठीक है। तो जो सबसे छोटी इकाई होती है 70S का, तो 4-3 में डिवाइड होता है ये, 5-3 में सॉरी। तो इसमें जो 30S होता है इसको F3 जो है, F3 ले जाकर इसको किससे जोड़ता है? mRNA से, ठीक है। मैसेंजर RNA के पास इसको ले जाकर के जोड़ता है 30S को F3। तो इसलिए इसको इन द प्रेजेंस ऑफ F3 जो है उप इकाइयों को जो है mRNA से ले जाकर जोड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। Which of the following blot procedures is used for the detection of DNA? निम्नलिखित शोध क्रिया प्रणालियों में से कौन डीएनए का पता लगाने के लिए उपयोग में लाई जाती है? डीएनए का पता लगाने के लिए कौन सी उपयोग में लाई जाती है? तो चारों ऑप्शन देखेंगे, ये हमने बहुत इसको एक्सपेरिमेंट किया है। आप जब यूजी में होंगे अपने बीएससी में, और इंटर में तो डोंट थिंक कराया जाता है, लेकिन बीएससी में कराया जाता है इसको। तो इसमें हमने देखेंगे कि नॉर्दर्न ब्लॉट, सदर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट, साउथ वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है। तो जो डीएनए का पता लगाया जाता है वो किस में लगाया जाता है, ये बताइए। डीएनए का पता जो लगाया जाता है, हम बार बार हमने यही एक्सपेरिमेंट किया है सॉदर्न ब्लॉट को ही, क्योंकि सॉदर्न ब्लॉट में ही इसमें डीएनए को जो है इसमें डिटेक्ट किया जाता है, और नॉर्दर्न ब्लॉट में जो है वो आरएनए को किया जाता है, ठीक है। और वेस्टर्न में जो होता है वो प्रोटीन को किया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखना होगा कि नॉर्दर्न ब्लॉट में जो है आपका, सॉदर्न ब्लॉट में डीएनए किया जाता है, नॉर्दर्न में आरएनए का किया जाता है, और जो वेस्टर्न होता है उसमें प्रोटीन का किया जाता है। ये ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। तो ये आपका तीनों याद रखना होगा कि नॉर्दर्न ब्लॉट में आरएनए का डिटेक्शन किया जाता है, सॉदर्न ब्लॉट में डीएनए का किया जाता है, और वेस्टर्न ब्लॉट में प्रोटीन का किया जाता है। तो ये तीनों आप याद कर लीजिए, क्योंकि क्या पता इसमें आपका डीएनए का पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछ दे कि आरएनए का डिटेक्शन किस में किया जाता है, तो आरएनए का डिटेक्शन आप उसमें कर देंगे नॉर्दर्न ब्लॉट में। और क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दे कि प्रोटीन का किस में किया जाता है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन से तो 4 क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो जो इसमें पूछ देगा तो कि प्रोटीन का डिटेक्शन किस में किया जाता है, तो आप बताएंगे वेस्टर्न ब्लॉट में, ठीक है। तो ये तीनों आपका हो गया, सॉदर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि F पार्टिकल्स आर फाउंड इन, F पार्टिकल्स किस में पाए जाते हैं, ठीक है। F पार्टिकल्स आपके पाए जाते हैं, आप चारों ऑप्शन को देखेंगे, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी बॉडीज में, ठीक है, गोल्जी काय में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये पाया जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो वलय बना के क्रिस्टी बनाती है, क्रिस्टी जिसपे रेस्पिरेशन आपका होता है, ठीक है, जो क्रिस्टी बनाती है उसी पे जो है ये आपका जो क्रिस्टी पे जो है क्रिस्टी बनाती है उसी पे आपका ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन की क्रिया होती है, और उसी पे होता है F1 पार्टिकल आपका, ठीक है। जो F पार्टिकल्स होता है उसी पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रैकर पार्टिकल्स आर फाउंड इन, रैकर्स पार्टिकल्स किसमें होते हैं, तो चारों ऑप्शन हम देखेंगे, गोल्जी बॉडी में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और न्यूक्लियस में, नन ऑफ एबव। ये भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ही होते हैं। रैकर पार्टिकल्स को ही जो है आपका
इसमें जिसे ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल ही जो पिछला क्वेश्चन था उसी को रोटेट करके बोला गया है, क्योंकि रैकर्स पार्टिकल को ही F1 पार्टिकल्स बोलते हैं, F1 पार्टिकल्स को रैकर्स पार्टिकल्स बोलते हैं, जहाँ पे आपका ऑक्सीसोम या ऑक्सीसोम बोलते हैं उसको। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी पर ये पाए जाते हैं, जहां पर एटीपी सिंथेटेज जो है वो एंजाइम होता है और यह ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन की क्रियाओं में भाग लेते हैं, ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन की क्रियाओं में भाग लेते हैं, जहां पे यहाँ पे सिंथेटेज एंजाइम होती है, ठीक है। तो रैकर्स पार्टिकल्स F1 पार्टिकल्स को ही कहते हैं। ये दोनों रैकर्स जो है और F1 ये दोनों सेम है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, Which one of the following enzymes is a mitochondrial marker enzyme? निम्नलिखित में से कौन एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम है? तो इसमें देखेंगे हम ऑप्शन क्या क्या है, एल्डोलेज, एमाइलेज, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज और आपका सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है ये पाइरुवेट क्या बोलते हैं, सक्सिनिक, सॉरी ये गलत हो गया, ये आपका सॉरी फॉर दैट, ये नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। इसका सही आंसर होगा आपका सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज इसका सही आंसर होगा, जो जिसको हम मार्कर एंजाइम बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में मार्कर एंजाइम बोलते हैं, उसको बोलते हैं सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन में वो हेल्प करते हैं, ये भी आपका, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्रेब्स साइकिल इज इंपॉर्टेंट फॉर, क्रेब्स चक्र का किस घटना के कारण महत्व है? क्रेब्स चक्र का जो है किस घटना के कारण महत्व है? ऑप्शन देख लेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, एमिनो अम्ल का ऑक्सीकरण, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन द्वारा एटीपी का उत्पादन, नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, यही आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। यही आपका सही उत्तर होगा, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। यही आपका सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि क्रेब्स चक्र में ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र भी, इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, जिसको प्रोडक्शन ऑफ एटीपी ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन, इसमें क्रेब्स चक्र को, क्रेब्स चक्र में जो होता है ये यही घटना घटित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ऑकर्स इन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की क्रिया किस में होती है? तो हम चारों ऑप्शन देखेंगे, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो किसमें होती है ये आपका, ये भी होती है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। हम तभी से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द बेसिक केमिकल यूनिट ऑफ पेक्टिन इन द मिडिल लैमेला इज, मध्य पटलिका में पेक्टिन की आधारभूत रासायनिक इकाई है। तो इसमें चारों ऑप्शन को हम देखेंगे कि इसमें बोलते हैं कि गैलेक्टोरोनिक एसिड, ठीक है, ग्लूक्यूरोनिक एसिड, मैन्यूरोनिक एसिड और पेक्टिनिक एसिड। तो बताइए द बेसिक केमिकल ऑफ पेक्टिन ऑफ मिडिल लैमेला, द बेसिक केमिकल ऑफ पेक्टिन ऑफ मिडिल लैमेला क्या है, ठीक है। तो बेसिक केमिकल जो पेक्टिन लैमेला है वो है आपका ग्लूटारोनिक एसिड, ये है आपका ग्लूटारोनिक एसिड, जो बेसिक केमिकल है पेक्टिन लैमेला का। मिडिल लैमेला पौधों की कोशिका भित्ति की बाहरी परत होती है जो सबसे आरंभ में बनती है। यह मुख्य रूप से कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है, ठीक है। ये कैल्शियम या मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है, ठीक है। कैल्शियम या मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है यहाँ पे, ठीक है।
और ये पेक्टिन का आधारभूत पदार्थ मैट्रिक्स होता है इसमें, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये हो गया आपका गैलेक्टोनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें कि द काइंड ऑफ लिपिड दैट इज मोस्ट एबंडेंट इन द सेल मेम्ब्रेन इज, कोशिका कला में अत्यधिक मात्रा में पाया जाने वाला वसा का प्रकार है। चारों ऑप्शन देखेंगे, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सेरिब्रोसाइट्स। सेरिब्रोसाइट्स क्या होगा बताइए इसमें? चारों ऑप्शन देखिए, इसमें क्या होगा कि द काइंड ऑफ लिपिड इज मोस्ट अबंडेंट इन सेल मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड, ठीक है। हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है। तो यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है, फॉस्फोलिपिड। क्योंकि कोशिका जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें पाया जाने वाला वसा जो है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में मुख्य रूप से प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है, ये हम बार बार देखते हैं, और इसमें जो वसा फैट पाया जाता है ये फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, द प्रोटीन लिपिड रेशियो इन आरबीसी रेड ब्लड सेल्स मेम्ब्रेन इज अप्रोक्सीमेटली, सॉरी ये इसको मिक्स कर लिया, अप्रोक्सीमेटली। तो आरबीसी की झिल्ली में प्रोटीन वसा का अनुपात कितना होता है? आरबीसी की झिल्ली में जो है प्रोटीन और वसा का अनुपात कितना होता है, ये आपको देखना होगा कि इसका अनुपात कितना होता है, ठीक है। तो हम इसका अनुपात जो है वो देखेंगे लास्ट टू लास्ट। इसका अनुपात जो होता है वो 60-40 का होता है, ठीक है। इसका अनुपात 60% 40% का होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शायद नेक्स्ट नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू, और आप इस वीडियो को देखिए बार बार, क्योंकि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे आपके यहाँ प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं विद द टॉपिक। बाकी आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो है वो क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि क्वेश्चन देखिए, आप एक बार पढ़ के निकल जाते हैं, वो फिर माइंड से स्लिप कर जाता है। बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। और ऐसा नहीं है आपको लगता है एग्जाम आने के बाद में टाइम अभी है तो हम क्या ही करें, टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जब आ जाएगा तो ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है, उसमें कुछ हो नहीं पाता है। तो आपको ये प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे सारा क्वेश्चन सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो हो जाएगा। अगर ये पोर्शन छूट भी है आपका तो आप जाएंगे तो आंसर देखेंगे, ऑप्शन देख के आपको आंसर निकल आएगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ रहता है, ठीक है। तो थैंक यू, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और हमें टेलीग्राम पे जुड़िए हमसे। और वहाँ पे आपका कल वाले वीडियो मैंने ये चैनल का वो दिया है, आज मेंशन करना मैं वो कर गई हूँ, ठीक है। वहाँ श्रद्धा मैम बायोलॉजी करके है, @श्रद्धा मैम बायोलॉजी। तो उसमें आप देखेंगे, जाके आप जुड़ जाइएगा, और उसमें क्वेश्चंस आते जाएंगे आपके, ठीक है। सो थैंक यू।